चलिए आपको एक और चोरों की कहानी सुनाता हूं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। कुछ भी करूं जिंदगी में, ऐसी गलती ना करूं कि इतनी बड़ा नुकसान हो जाए, इतनी बड़ी मेरी पूंजी टूट जाए कि मैं हताश हो जाऊं, मैं कल वापस ना आ पाऊं। तो लालच करना अच्छी चीज़ है, बुरी बात नहीं है। पैसे बनाना, लक्ष्मी जी के पास जाना बहुत ज़रूरी है। जब प्रॉफिट आएगा यानी कि बत्ती जल गई, मुनाफा जब कंपनी बना रही है, मेरे को समझ में आ गया तो मैं उस गली में जाऊंगा। अब मैं आपको पैसा बनाना, बहुत पैसा बनाना, बहुत सारी लक्ष्मी बनाने का एक पुड़िया दे देता हूं, जिंदगी भर आप याद रखिएगा। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. हमारा जो देश है ना, मैं जिस देश में पैदा हुआ था ना, उस देश में मेरे पिताजी को करीब 6 से 7 साल लगे थे पूंजी बचा के, कमाई को बचा के एक छोटा सा स्कूटर खरीदने के लिए। वो जो देश था, वो अभाव का देश था, पेसिमिज्म का देश था, बहुत अलग देश था। आज का जो भारत है बहुत अलग है। मेरे भांजे की जब नौकरी लगी ना, पहले दिन उसने जाके बैंक से लोन लेके एनफील्ड बुलेट खरीदी। ये जो देश है और मैं जिस देश में पैदा हुआ था, इसमें दो फर्क है। पहला फर्क है कि द इंडिया आज का स्केर्सिटी वाला इंडिया नहीं है, कमी वाला इंडिया नहीं है, भरमार वाला इंडिया है। दूसरा जो आज का अपना इंडिया है, वो ऑप्टिमिज्म वाला इंडिया है और अबंडेंस वाला इंडिया है। कोई भी देश जब बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है कि मेरा कल मेरे आज से बेहतर होने वाला है और चीज़ें आराम से मिलती हैं, कि एक स्कूटर के लिए आपको 6 साल वेट नहीं करना पड़ता है, वो देश बहुत उन्नति करता है। और जो भी देश उन्नति करता है ना, उसका शेयर बाजार कमाल करता है। पापा ने कहा था कि अगर लक्ष्मी जी तक पहुंचना है तो सरस्वती जी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, IIT वाराणसी BHU से इंजीनियरिंग करी। वहाँ की एक और उपलब्धि ये थी कि हमारी धर्मपत्नी हमें वहाँ मिली, वो हमारी बैचमेट थी। उन्होंने PhD करी, वो पढ़ाती हैं सिंगापुर में। मेरी 2 बेटियाँ हैं और बहुत अच्छा सा परिवार है हमारा। और फिर IIM अहमदाबाद से MBA किया। और चूंकि इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी थी, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी लगी। तो उसी सिलसिले में मैं एक फंड मैनेजर बन गया। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, निवेश करती हैं, उन्होंने धीरे धीरे हम पे विश्वास करके, हमारी मेहनत पे विश्वास करके हमें फंड मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे पैसे मैनेज करने के लिए। तो हम इंडिया में ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। पूरी दुनिया इंडिया में इतनी तेज़ी देख रही है, क्यों? उसकी एक कहानी तो वो स्कूटर वाली थी, एक कहानी वो अबंडेंस और ऑप्टिमिज्म वाली थी। इंडिया के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको शेयर बाजार में निवेश करना है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और इसमें मैं आपको कुछ कहानियां सुनाऊंगा कि क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। कुछ भी आप जिंदगी में करते हैं ना, 4 चीजें हो सकती हैं। पहला, आप बहुत सारा मुनाफा बना सकते हैं, बिग प्रॉफिट, बड़ा नफा। दूसरा, छोटा मुनाफा। तीसरा, छोटा घाटा, थोड़ा सा लॉस। और चौथा जो होता है, बड़ा लॉस, बड़ा घाटा। बड़ा मुनाफा, छोटा घाटा, बड़ा घाटा। अगले 20, 30, 40 साल जो आप निवेश करने वाले हैं, अगर आप इस बड़े घाटे को अवॉइड करेंगे ना, कि कुछ भी करूं जिंदगी में, ऐसी गलती ना करूं कि इतनी बड़ा नुकसान हो जाए, इतनी बड़ी मेरी पूंजी टूट जाए कि मैं हताश हो जाऊं, मैं कल वापस ना आ पाऊं, वो चीज़ अगर आप अवॉइड करेंगे, कि मैं ज़्यादा लालच ना करूं, ज़्यादा किसी से ईर्ष्या ना करूं कि उससे आगे निकलना चाहूं, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। और इसकी एक मैं आपको कहानी सुनाता हूं जो कुछ दिन पहले ही मेरे साथ हुई। मैं कलकत्ते गया हुआ था, तो एक दोस्त से मैं लंच कर रहा था, तो उसने कहा, यार मेरा एक फ्रेंड आया हुआ इंदौर से, वो तुझसे मिलना चाहता है। मैंने मिलते हैं। तो हमने कॉफ़ी पे मुलाकात करी। तो ये जो मेरे दोस्त का मित्र है, ये करीब पैकेजिंग का छोटा सा एक कारोबार चलाता है, और धीरे 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 करके इसने 25 लाख रुपए की पूंजी तैयार कर ली। पैकेजिंग का धंधा अच्छा चल रहा है, लेकिन आ गया लालच। शेयर बाजार का इसको कुछ भी ज्ञान नहीं था, तो इसने 25 लाख रुपए कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए किसी की टिप सुन के। और 25 लाख रुपए में से आप विश्वास नहीं करेंगे, 15 लाख रुपए सिर्फ एक शेयर में डाले, बाकी 10 लाख कुछ कुछ शेयर में डाल दिए। ये जो शेयर था, एक चोर कंपनी का शेयर था,
और शेयर काफ़ी गिर गया। इसको डर लगा, इसने घर में किसी को बताया नहीं। रिकवर करने के लिए इसने किसी से उधार लेके और पैसे शेयर बाजार में लगा दिए। अब ये असमंजस में है कि अजय, शेयर तो गिर गया है, क्या करूं, और खरीदूं बेचूं, समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया ना कि बड़ा घाटा जिंदगी में नहीं करना चाहिए। बड़े घाटे दो तरह के होते हैं, सिर्फ पैसे के नहीं होते हैं, दिमाग के भी होते हैं। इस बंदे के साथ क्या हुआ है आप समझ रहे हैं? पैसे का लॉस हुआ वो अलग है, लेकिन ये इमोशनली इतना डिमोरलाइज हो गया है, इतना हताश हो गया है कि इसमें कल लड़ने की ताकत ही नहीं रही है। तो इसका जो ओन असली कारोबार है वो भी सफर कर रहा है। तो आप कुछ भी करें इन्वेस्टिंग लाइफ में, कभी भी लोन लेके शेयर न खरीदें। पहली सीख आपको ये दे देता हूं। और शेयर बाजार क्या है ना, जहां भी ईर्ष्या है और लालच है वहां लोग पहुंच जाते हैं। तो लालच करना अच्छी चीज़ है, बुरी बात नहीं है। पैसे बनाना, लक्ष्मी जी के पास जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर सरस्वती जी का ध्यान नहीं देंगे, विच इज़ विजडम, सीख नहीं लेंगे, तो बड़ा घाटा हो सकता है, जो मेरे मित्र के साथ हुआ। तो पहला, कभी भी लोन लेके शेयर न खरीदें। और दूसरा, टिप और ऐसे लोगों से दूर रहें। और ये जो चोर कंपनियां होती हैं ना, इनसे आसानी से आप पकड़ सकते हैं। और आपको चोर कंपनियों की कहानी सुनाता हूं। एक कृष्ण बिहारी नूर जी थे, कमाल की वो शायरियां लिखते थे। उनकी एक कविता है, उसकी सिर्फ 2 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। वो कहते हैं कि सच कभी घटे या बढ़े तो सच न रहे, सच कभी घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। अब इसका आप मतलब समझिए। तो एक कंपनी से हम मिले थे, वो इन्फोसिस जैसी कंपनी थी। इन्फोसिस तो कमाल की कंपनी है। ये बात है 2004-5 की। तो इन्फोसिस से हम मिले। इन्फोसिस के उस समय करीब 1 लाख एम्प्लॉई थे और इन्फोसिस का 1000 करोड़ का कंप्यूटर का खर्चा था। ये छोटी सी नई कंपनी आई थी, इसके सिर्फ 700 कर्मचारी थे और इसका कंप्यूटर का खर्चा 300 करोड़ रुपए था। इन्फोसिस पर एम्प्लॉय, पर कर्मचारी सिर्फ 1 लाख रुपए कंप्यूटर्स में खर्च करती थी। ये छोटी सी कंपनी पर एम्प्लॉय 30 लाख रुपए खर्च करती थी कंप्यूटर में। आप समझ सकते हैं, 30 से 40 लाख। बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी खर्च कर रही है 1 लाख, ये खर्च कर रही है 3 से 40 लाख। यानी कि कुछ तो दाल में काला है। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, वॉक्स लाइक अ डक, टॉक्स लाइक अ डक, इज अ डक। बतख की तरह चलता है, बतख की तरह बोलता है, बतख है, हंस नहीं है। तो यही कंपनी थी जो बढ़ा चढ़ा के बोल रही थी। चोर निकली। जिसने भी निवेश किया, जल्दी में पैसा बनाने की कोशिश की, 0 बट्टा सन्नाटा मिला। तो चोरों से दूर रहिए। फिर क्या होता है ना कि हर बार, हर 5-7 साल में मंदी आती है। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस में मंदी आई थी, कोविड में मंदी आई थी। तो मंदियों से काइंडली न डरें, मंदी आपकी दोस्त है। और यहां मैं आपको एक कबूतरों की कहानी सुनाता हूं, जो मेरी फेवरेट है। बचपन में हम जब नानी के यहाँ घर जाते थे ना राजस्थान में, और कलकत्ते में भी नानी की हमारी उनके छत पे, तो नानी जी हमेशा दाने डालती थी। और हम देखते थे कि कबूतर जो आते हैं ना, एक एक करके आते हैं। पहले एक जाता है, रिस्क लेता है, यार वहां दाने मिल रहे हैं, मैं पहुंच जाता हूँ। दूसरा जाता है, तीसरा जाता है। तो लालच जो आ रहा था ना कबूतरों को, लालच धीरे धीरे आता है, एक दूसरे को देख के आता है। लेकिन जहां एक बिल्ली आई, सारे कबूतर एक साथ उड़ जाते हैं। शेयर बाजार इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। लालच हम सब लोगों को धीरे धीरे आता है। उसने पैसे बनाए, वो कुछ कह रहा है, मैं भी पहुंच जाता हूं। लेकिन जहां मंदी आती है ना, सारे हम जैसे कबूतर एक साथ उड़ जाते हैं। इसलिए आप हमेशा शेयर प्राइस देखिएगा, चढ़ती सीढ़ी की तरह है। धीरे 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 शेयर ऊपर जाता है, गिरता एकदम लिफ्ट की तरह कि लिफ्ट से उतर गए। ये ह्यूमन नेचर है, ऐसा ही होता है। तो जब भी मंदी आए, जब सारे कबूतर एक साथ उड़ जाए ना, तब आपको लालच करना चाहिए, क्योंकि छत खाली हो गई है, बहुत सारे दाने पड़े हैं। तो मंदी से कभी न डरे। इसमें मैंने खुद ही 2-3 पंक्तियां लिख डाली थी मजाक में। परिवार में हम बैठे थे, ऐसी शायरी वायरी की मजाक कर रहे थे, तो मैंने कहा कि एक एक करके आए कबूतर, एक एक करके आए कबूतर, लालच और ईर्ष्या से भरमाए कबूतर, लालच और ईर्ष्या से भरमाए कबूतर, मंदी में जब आया मंडी में डर, या मंडी में जब आया मंदी का डर,
एक साथ साड़े उड़ जाए कबूतर। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसको आप अगर समझ लें कि मंदी में सारे कबूतर एक साथ उड़ रहे हैं, मैं अगर साइड में गरुड़ की तरह बैठा रहूं, वेट करूं, सब जब उड़ जाएंगे मुझे दाने पूरे मिलेंगे, सस्ते में मिलेंगे, अच्छी कंपनियां पकौड़ियों के दाम मिलती है, तब क्या होता है ना, मर्सिडीज आपको अम्बासडर के दाम में मिलती है, तो आपको खुश होकर शेयर खरीदने चाहिए। मंदी से कभी न डरे, मंदी आपकी दोस्त है। क्योंकि शेयर बाजार में बहुत तरह के शेयर हैं, आईटी सर्विसेज हैं, कंज्यूमर कंपनीज हैं, दूध की कंपनी है, कोलगेट है, हिंदुस्तान लीवर है, इन्फोसिस है, वगैरह वगैरह। तो अभी कुछ दिन पहले मैं एक सेशन कर रहा था, तो कुछ लोगों ने सवाल पूछा कुछ शेयर के बारे में। उन शेयर के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं कुछ ऐसा तो सर्वगुण ज्ञानी तो हूं नहीं कि भगवान ने एकदम तथास्तु करके भेजा कि जाओ अजय बेटा तुमको सब आता है। मेरे को आधी चीजें आती नहीं है, जो आती हैं वही मैं ठीक से कर लूं, गलतियां कम करूं, कबूतर ना बनूं, तो शायद मैं बेहतर हो जाऊं। तो इन्होंने मुझे 2-3 शेयर के बारे में पूछा। मैंने कहा भैया मेरे को नहीं मालूम है इन शेयर के बारे में। तो बोला सर फिर एनालाइज कैसे करें? तो मैंने इनको एक और कहानी सुनाई। कहानी बहुत सिंपल है। मैंने कहा देखो भैया ऐसा है, इमेजिन करो मेरे सामने 3-4 गलियां हैं और मैं किसी भी गली में जा सकता हूं और हर गली के एंड में बहुत सारा पैसा पड़ा है। पहली गली है जहां मुझे एकदम सूरज, चांद, सितारे, एकदम सुंदर पेड़ पहाड़ दिख रहे हैं। दूसरी गली है, वहां पे नदियां, प्यारे प्यारे पक्षी उड़ रहे हैं। तीसरी गली है, पूरा अंधेरा है, एक बल्ब भी नहीं जल रहा है। और चौथी गली तो इतनी डरावनी है, पता नहीं सांप है, चूहा है, पता नहीं। तो मैंने कहा मैं जब शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता हूं ना, मैं सिर्फ पहली 2 गली में जाता हूं, जो मुझे समझ में आती है, जो मुझे दिख रहा है, जहां मेरी जान खतरे में नहीं होगी, और जो कंपनियां प्रॉफिट बनाती हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं जिनको मैंने 8-10 साल से देखा हुआ है। ये जितनी नई कंपनियां आती हैं, ये जो 2-3 नाम आप लोगों ने मुझे बताए, ये मुझे पता ही नहीं है। तो ये तो वो अंधकारमय गली है, सांप है, चूहा है, मालूम नहीं, काट लेगा, मेरा क्या होगा नहीं मालूम। हो सकता है करोड़ रुपए बन जाए पर जिंदगी चली जाएगी, जिंदा ही नहीं रहूंगा तो क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, राइट? तो जब प्रॉफिट आएगा यानी कि बत्ती जल गई, मुनाफा जब कंपनी बना रही है, मेरे को समझ में आ गया तो मैं उस गली में जाऊंगा। जब तक बत्ती नहीं जली है मैं उस गली से दूर रहूंगा। तो जो भी शेयर आपको समझ में नहीं आता है उसकी टिप तो लीजिए ही मत, और समझ लीजिए कि वो सांप वाली गली है, सांप बिच्छू काट लेंगे, ऐसी गलियों से आप दूर रहें। तो चलिए आपको एक और चोरों की कहानी सुनाता हूं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। ये हमारे साथ हुआ था ना, इंडिया में नहीं, ये हुआ था थाईलैंड में। एक कंपनी थी जो नायका जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती थी और पूरे थाईलैंड में उसके स्टोर्स थे। सब कुछ बहुत अच्छा था, नंबर्स बहुत अच्छे थे, शेयर प्राइस बहुत अच्छा था, रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत अच्छा था। हर चीज जो आपको लगता है ना कि ये सर्वगुण संपन्न कंपनी है, 36 गुण मिल रहे हैं, वैसी कंपनी। मुझे एक ही चीज खटकी थी उस कंपनी में कि इंडिया में आप देखना जितनी अच्छी कंपनियां होती है ना, जो ओनर होते हैं ना कभी शेयर नहीं बेचते, स्पेशली ब्रांड कंपनीज के जिसके रोजमर्रा की हमें चीजें मिलती है, कभी भी शेयर नहीं बेचते। ये जो शेयर था थाईलैंड में 2 बात से करीब 100 गया था। 2 से 100 का जो सफर था ना, इसमें जो ओनर था कंपनी का, हर 5% ऊपर अपना माल बेच रहा था। 2 बात में उसके पास करीब 70% था कंपनी का, ऊपर जाते जाते सिर्फ 21% रह गया। ऑलमोस्ट आधा 50% ऑफ कंपनी उसने बेच दिया। ये चीज ही मुझे थोड़ी खटकी थी। और हमने पूरी एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस करी, हमने कंपनी के मैनेजमेंट से बात किया, सारे नंबर मिल रहे थे। मैं बोला यार कुछ अटक रहा है, कुछ दाल में काला है, समझ नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया, मैनेजमेंट से पूछा कि आप हमें बताइए कि आपके इतने सारे जो स्टोर्स हैं, 2-3 आपके जो अच्छे स्टोर हैं, हम मिल के आते हैं, वहाँ स्टोर मैनेजर से बात करेंगे, कुछ प्रोडक्ट आपके देखेंगे, कौन सी क्रीम बिक रही है, क्या बिक रही है। उन्होंने कहा ठीक है, होटल इरावन के पास एक स्टोर है, मेट्रो के पास एक स्टोर है, और वो बस स्टैंड फलाना जगह एक स्टोर है। हमने एक तरकीब लगाई, मैं और मेरा एक साथ वाले कॉलीग थे। मैंने कहा कि यार स्टोर रात को 8 बजे बंद होता है। हम वहाँ 3 दिन थे, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। बुधवार हम रात को 7:55 में स्टोर पहुंच गए। हमने एक क्रीम खरीदी, वो पीओएस मशीन होती है ना, उसने रिसीट दी, रिसीट में एक नंबर था। मुझे समझ में आ गया कि मैं जो सोच रहा हूं वो यहां चल जाएगा। अगले दिन 7:55 में हम वापस पहुंचे, फिर एक क्रीम खरीदी, वही पॉस मशीन है, रिसीट नंबर है,
टोटल नंबरिंग है, तो अगर बुधवार की मेरी रिसीट 50वें नंबर थी और अगर बृहस्पतिवार की मेरी रिसीट 70 नंबर थी, यानी पूरे 24 घंटे में सिर्फ 20 लोग आए हैं सामान खरीदने। तो हमने ये 3 स्टोर में 3 दिन तक किया। इससे हमारी एक एनालिसिस आ गई कि उन्होंने बताया था कि पर रिसीट इतना माल बिकता है, इतनी क्रीम बिकती है एंड सो ऑन। जब हमने इन 3 स्टोर की 3 दिन की एनालिसिस करी, हमारा जो नंबर आया और जो कंपनी का रिपोर्टेड रेवेन्यू था, जो सेल्स थी, हमारा नंबर 20% था। कंपनी 5 गुना ज्यादा नंबर बता रही थी और बेवकूफ बना रही थी। वही बात है, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे। इन्होंने तो पता नहीं नमक में पानी मिलाया कि पानी में नमक, जो कहते हैं ना आटे में नमक या नमक में आटा, वही हाल था। हम बच गए इस कंपनी से इन्वेस्ट करने में। सो कई बार है ना, ज़्यादा गणित नहीं यूज़ करके अगर हम सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ करें, शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा काम आता है। और कॉमन सेंस मैं आपको कहता हूँ ज़्यादा काम आता है ज़्यादा गणित और ज़्यादा एनालिसिस से। हम उस शेयर से बच गए और वो शेयर वहाँ से 99% डाउन है। कंपनी ने दिवालिया ऑलमोस्ट घोषित कर दिया है। जो भी इन्वेस्टर से उन्होंने बहुत लॉस किया है। इसलिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, काइंडली कॉमन सेंस यूज़ करें। जो चीज़ समझ में नहीं आए, सीधा समझे कि सांप वाली गली है, वहाँ से हम दूर रहेंगे, काट वाट लेगा। अब आपको मैं एक कमाल की एक कहानी सुनाता हूँ कि मैंने पहली बार राकेश झुनझुनवाला जी से मैं कैसे मिला। ये बात है करीब 2003 की, एग्जैक्टली आज से 20 साल पहले। मैं तब राकेश जी को जानता नहीं था। तब मैं CLSA, एक बहुत अच्छी हमारी रिसर्च फर्म है इंडिया की, वहाँ काम करता था और मैं फार्मा एनालिस्ट था। मेरा B.Pharm बैकग्राउंड है, मैंने MBA किया था, तो मुझे फार्मा के बारे में पता था। तो मैं इक्विटी रिसर्च करता था। तो मैं रैनबैक्सी, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, इन सारी कंपनी की एनालिसिस करता था। तो मैंने उस ज़माने में एक रिपोर्ट लिखी थी जिसका नाम था अटैक ऑफ द क्लोन्स। वो इंडिया की जेनरिक इंडस्ट्री पे थी कि इंडिया के हमारी दवाइयाँ कितनी अच्छी है, हम अमेरिका का मार्केट जाके जीतेंगे वगैरह वगैरह। रिपोर्ट बाकी मैंने बहुत मेहनत करी थी, बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी। तो मैं रैनबैक्सी की एनालिस्ट मीट में हाई टी में था। तो हम चाय की लाइन में खड़े हैं, पीछे से मेरे कंधे पे एक हाथ आया, किसी ने मुझे, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक लंबे चौड़े से इंसान चश्मा पहन के थे। उन्होंने कहा कि हाय। तो वो मुझे कहते हैं कि अजय, तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी? क्या तुम रैनबैक्सी पे लिख रहे हो? रैनबैक्सी तो बुड्ढी हो गई है, ल्यूपिन पे लिखो, ल्यूपिन बहुत जवान है। तो मुझे अचंभा हुआ, मैं इस इंसान को जानता नहीं हूँ, आउट ऑफ द ब्लू आके मुझसे कह रहे हैं। फिर उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मेरा नाम राकेश झुनझुनवाला। तो ये पहली बार मेरी मुलाकात राकेश जी से इस तरह हुई थी कि वो रैनबैक्सी की एनालिस्ट मीट में मेरी रिपोर्ट पढ़ के उन्होंने मुझसे ये मजाक किया। एक हफ्ते के बाद राकेश जी का हमारी ऑफिस में एक वॉइस मेल आया था कि अजय, तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी, डॉक्टर DB गुप्ता लुपिन से तुम्हें फ़ोन करेंगे। उसके बाद कुछ 2-3 दिन बाद डॉक्टर DB गुप्ता का लुपिन के चेयरमैन थे, अभी तो वो 2017 में गुजर गए हैं। उनसे बहुत अच्छी रिलेशनशिप बनी थी, लुपिन से बहुत सारे किस्से बने थे। कभी और आपको वो किस्से मैं सुनाऊंगा। लेकिन राकेश जी से पहला इंसिडेंट वही था कि रैनबैक्सी तो बुड्ढी हो गई है, लुपिन पे लिखो, लुपिन जवान है। तो बस लास्ट एक और फ्रॉड की आपको स्टोरी बता देता हूँ ताकि आप सावधान रहें। ये कंपनी थी साउथ में, एक IT सर्विसेज की कंपनी। उस ज़माने में IT में 100% टैक्स ब्रेक होता था। जब 100% टैक्स ब्रेक होता है ना, आप कुछ भी प्रॉफिट दिखाइए, आपको टैक्स देना ही नहीं है। तो इस कंपनी ने क्या किया कि लंदन में इसने एक सब्सिडरी बना ली, वहाँ ये ऑर्डर लेती थी, 200 करोड़ की वहाँ टर्नओवर दिखाती थी। इंडिया में 200 करोड़ टर्नओवर पे 100 करोड़ रुपया प्रॉफिट दिखाती थी। इसको 40 मल्टीपल मिलता था, 4000 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो गया। हर साल थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़े, हाई मल्टीपल मरे, मार्केट कैप बढ़ता रहे। और क्या ये मैनेजमेंट करता था, थोड़े थोड़े शेयर बेचते रहता था। हम लोग इनसे मिलने इस सिटी में गए जहाँ भी ये थे। तो हमने पूछा कि इनके कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे, बातें चल रही थी। तो इन्होंने कहा कि यार हम क्या कर रहे हैं ना, हमने एक और बड़ी ऑफिस ले ली है जहाँ 11,000 लोगों को हम बैठा सकते हैं। हमने पूछा क्यों? क्योंकि यहाँ ना ये जो बिल्डिंग है छोटी पड़ रही है हमारे लिए। क्यों? कि यार अभी तो हमारे 2,000 लोग हैं, यहाँ से हम 4,000 लोगों को बैठा सकते हैं। तो मैंने कहा कि अभी तो आपके 4,000 लोगों की ऑलरेडी बिल्डिंग है और 2,000 लोग ही आपके एम्प्लॉई हैं, आपके 11,000 लोगों में तो 6-7 साल बचे हैं, क्यों आप कर रहे हैं? बोलते नहीं हम बहुत जल्दी एक्सपैंड करने वाले हैं, हम बहुत बड़े होने वाले हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने पूछा अच्छा आपकी जो 11,000 ये लोगों वाली बिल्डिंग है उसमें आप क्या कर रहे हैं? बोलते हैं कि वहाँ हम करीब 51 करोड़ 51 करोड़ रुपये स्पेंड कर रहे हैं इंटीरियर करने के लिए।
मैंने अच्छा तब तो इतना आप खर्चा कर रहे हैं तो बिल्डिंग आपने खरीद रखी होगी। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, बिल्डिंग तो हमने भाड़े में ली है। मैंने कहा एक भाड़े की बिल्डिंग में आप अपनी कंपनी का 51 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, जहां आपको लगता है आप 11,000 लोगों को बैठा पाएंगे, अभी आपके 2,000 लोग ही हैं और आपकी अभी की बिल्डिंग में ऑलरेडी 4,000 की कैपेसिटी है। बोलते हैं हाँ। अब आपको यहां समझ में आ रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो हम वो मीटिंग से बाहर आ गए। फिर चूंकि हम कनेक्टेड हैं, शेयर बाजार में लोगों को जानते हैं, उस शहर में लोगों को जानते हैं, हमने सिर्फ एक काम किया, हमने पता किया कि ये जो 11,000 लोगों वाली बिल्डिंग है उसका ओनर कौन है। आप गेस कर सकते हैं कौन उसका ओनर था? इस कंपनी का ओनर। वो अपनी बिल्डिंग को इस कंपनी को भाड़े में दे रहा था जबरदस्ती, कंपनी के पैसे से उसका इंटीरियर करा रहा था, जिस कंपनी को उस बिल्डिंग की जरूरत ही नहीं है। बहुत सिंपल एनालिसिस थी। बतख की तरह चलता है, बतख की तरह बोलता है, तो बतख ही निकला, हंस नहीं था। ये कंपनी भी जैसे ही टैक्स ब्रेक खत्म हुआ आईटी सर्विसेज का, ये शेयर भी 90% गिरा, 0 बट्टा सन्नाटा। अब मैं आपको पैसा बनाना, बहुत पैसा बनाना, बहुत सारी लक्ष्मी बनाने का एक पुड़िया दे देता हूं, जिंदगी भर आप याद रखिएगा। BBB। पहला है पैसे बनाना, जो मैंने अपने एक मित्र की आपको बताई थी, जो इंदौर से आया था मुझसे मिलने, जिसने एक अच्छा खासा व्यापार चलाता था, जिसने पैसे बना लिए थे। दूसरा होता है पैसे को बचाना, उड़ाना नहीं, बचाना। बचाना 2 ढंग से होता है, गलतियां नहीं करना और खर्चे कम करना, दिखावा नहीं करना, वो अलग जजमेंट वाली बात है, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा। तीसरा तब होता है पैसे को बढ़ाना, वो होता है निवेश करना, शेयर बाजार में, बॉन्ड्स में, गोल्ड में, वो रियल एस्टेट में, जो भी है। तो ये 3 चीजें हैं, बनाना, बचाना, बढ़ाना, ये तीनों जरूरी है। सिर्फ आप बनाने की होड़ में रहेंगे, उसको बचाएंगे नहीं, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो भी आप गलती कर रहे हैं। लेकिन आपने अगर बना लिया और आप बहुत लालच कर रहे हैं और लोगों से ईर्ष्या करके ज्यादा रिस्क ले रहे हैं कि मैं जल्दी बहुत पैसे बना लूं, तो भी दिवालिया होता है। तब क्या होता है ना, लक्ष्मी जी तो चली जाती हैं, सरस्वती जी रह जाती हैं, हमको पूरा ज्ञान दे के चली जाती हैं कि भैया लक्ष्मी जी इतनी चपल है ना, अगर आप गलती करेंगे, चाहे वो इन्वेस्टिंग में है, चाहे व्यापार में है, चाहे किसी भी चीज में है, बहुत बड़ा वाला घाटा होता है, लार्ज लॉस होता है, जो अपने को अवॉइड करना है। सो 3 B's को आप याद रखिए, BBB, पैसे बनाना, पैसे बचाना, पैसे बढ़ाना। और सीधी सी बात है, मैं था एक सिंपल जेनरिक आम लड़का, शायद मैं आज थोड़ा गुड हो गया हूं, और मुझे लग रहा है कि हमारा देश भी, जिस समय मैं पैदा हुआ था, जो मैंने पापा की आपको कहानी बताई, उस समय स्कूटर लेने में समय लग जाता। तो इंडिया तब एक सामान्य देश था। आज हमारा देश गुड हो गया है, ग्रेट नहीं हुआ है। हमारा देश गुड से ग्रेट जा रहा है। मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ G to G, गुड टू ग्रेट जा रहा है। और ये गुड टू ग्रेट जर्नी में ना, मैं यहाँ क्यों आया हूँ मालूम है? जब मुझे जो स्टॉक्स के बारे में पता चला, मैंने बोला ये लोग कमाल कर रहे हैं। द वे दे आर इंस्पायरिंग द नेशन, जिस तरह के स्पीकर्स ये लेके आ रहे हैं, ये जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वाकई कमाल है। तो गुड टू ग्रेट जब देश जा रहा है, हम और आपको भी गुड टू ग्रेट बनना है। हम और आप गुड टू ग्रेट कैसे बनेंगे? ग्रेट लोगों की कहानियां सुन के कि वो ग्रेट कैसे बने, वो खुद गुड टू ग्रेट कैसे बने, उन्होंने क्या गलतियां करी थी, उनकी क्या अच्छाइयां थी। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, जेन्युइनली इट्स सच एन इंस्पिरेशनल प्लेटफॉर्म। तो वन, आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड जो स्टॉक्स। कमाल का लोग, कमाल की बात करते हैं, कमाल का प्लेटफॉर्म है, एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ जो स्टॉक्स के लिए कि उन्होंने मुझे ऑल द वे सिंगापुर से दिल्ली इनवाइट किया, मुझे मौका दिया आप लोगों से बात करने के लिए। एंड आई रियली होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू टू जो स्टॉक्स फॉर हैविंग मी।